तो आज हम करते हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1 जो यूक्लिड की अभिधारणाएं या अभिग्रहित जो हैं उन सब के बारे में। सबसे पहले ये एक्सरसाइज 5.1 तुम्हें करने से पहले इस यूक्लिड ने जो बुक में तुम्हें इसकी अभिधारणाएं या अभिग्रहित इसने 7 अभिग्रहित दिए थे और 5 अभिधारणाएं दे रखी है बुक में। उन सबको बिल्कुल अच्छे से याद करना है और अच्छे से समझ करके कर लेना है। उसके बाद ही तुम्हें क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के कारण दीजिए। मतलब हमें इन 5 प्रश्नों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन इनका सत्य है और कौन सा असत्य है, और अपने उत्तर के कारण भी हमें देने हैं। मतलब वो सत्य असत्य क्यों है उनके कारण हमें देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है क्या? ऐसा हम प्रूव करके दिखाते हैं। चलो एक बिंदु हमने ये ले लिया, क्या इस बिंदु से हम ऐसी ही एक रेखा खींच सकते हैं क्या? या इस बिंदु से तो हम ऐसे भी तो एक रेखा बना सकते हैं ना, या ऐसे भी एक रेखा बना सकते हैं, या कहीं से भी एक रेखा इस बिंदु से होकर के बना सकते हैं। तो ऐसी क्या एक ही रेखा खींच सकते हैं क्या? तो ऐसा सत्य नहीं है, ये कथन हो जाएगा असत्य, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ये हमें इनको लिख करके बता देना है। ठीक है, तो पहला वाला असत्य हो जाएगा। इसका कारण में लिख देना, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा प्रश्न है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं से, जैसे माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इन दो बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं क्या? अगर इन दो बिंदुओं से हम रेखा बनाएंगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी जो इन दो बिंदुओं से होकर के जाएगी। अगर मैं कोई रेखा और बनाना चाहूँ तो यहाँ से यहाँ बना सकता हूँ, लेकिन वो इसी बिंदु से होकर के जाएगी। क्या इस बिंदु से होकर के जा रही है क्या? नहीं जा रही। इसलिए हमें ये पता लग रहा है कि अगर हमें इन दोनों बिंदुओं से गुजारनी है तो इनसे केवल ये एक ही रेखा खींची जा सकती है, असंख्य रेखाएं खींची नहीं जा सकती। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय का मतलब जिसके जैसी कोई और ना हो। ठीक है, वो है अद्वितीय। अगला प्रश्न क्या पूछा कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत रेखा को हम रेखाखंड मान सकते हैं। तो रेखाखंड जो है उसे अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है क्या? जैसे ये ए बी रेखाखंड है, इसको मैं इधर भी बढ़ा सकता हूँ, इधर भी बढ़ा सकता हूँ, और थोड़ा सा इधर भी बढ़ा सकता हूँ। जितनी मर्जी बढ़े उतना बढ़ा सकते हैं क्या? तो बढ़ा सकते हैं इनको। जैसे 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है तुम्हारा, उस 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर का नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये तीसरा वाला हो जाएगा सत्य। चौथा पूछा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। अब अगर दो वृत्त बराबर दिए ही हैं तो वो उनकी त्रिज्याएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये तो हमें पता है क्योंकि अगर दो वृत्त बराबर है ना तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे ना। जैसे दो वृत्त बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल भी तो बराबर होंगे। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर 1 स्क्वायर अगर हम सोचें, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर 2 स्क्वायर सोचा। पाई से कटेगा पाई, तो पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर आ जाएगी किसके? दूसरे वृत्त की त्रिज्या के। तो अगर कोई वृत्त आपस में बराबर हैं तो उसके सभी भाग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। आकृति में ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा क्या? ऐसा पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो हमने, अगर तुमने बुक में पढ़ा हो तो इसके यूक्लिड का जो अभिग्रहित है पहला वाला, कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर भी होती है। मतलब अगर ए बी पी वाई के बराबर है, पी वाई एक्स वाई के बराबर है, तो ये ए बी और एक्स वाई आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे मान लो ये ए बी है 2 सेंटीमीटर और ए बी के बराबर कौन दिया है? हमें पी क्यू दिया है, तो पी क्यू भी कितना होगा? 2 होगा। पी क्यू बराबर दिया है हमें एक्स वाई के, तो ये एक्स वाई भी कितना होगा? 2 होगा। तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई नहीं आया क्या? ए बी भी 2 है और एक्स वाई भी कितना है? 2 है। इसलिए पांचवा कथन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है कि निम्न पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है और वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? ठीक है, ये बताना है। ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ। ठीक है, परिभाषित कैसे कर पाएंगे ये बताना है। इसका मतलब प्रश्न में क्या दिया कि हमें इन ये जो 5 प्रश्न दिए हैं, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, इन पांचों की परिभाषा भी लिखनी है और परिभाषा में से कुछ ऐसे शब्द ढूंढ करके बताने हैं जिन्हें हमसे अलग से परिभाषा हो सकती है और उनकी परिभाषा भी हमें लिखनी है। तो अगर जैसे पहला दिया है समांतर रेखा, तो समांतर रेखा क्या होती है कि दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, समांतर रेखाएं कहलाती है। उभयनिष्ठ बिंदु होने का मतलब जब दो रेखाएं ऐसी होती है तो इसके पॉइंट अलग हैं और इसके पॉइंट अलग हैं। उभयनिष्ठ होता है जो दोनों में हो। जब रेखाएं ऐसे काटती हैं ना, तब एक पॉइंट जो होता है वो दोनों में मिल जाता है। लेकिन जब रेखाएं ऐसी होगी ना, बिल्कुल पैरेलल चलेगी, समांतर चलती है, तो उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। इसलिए वो रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती है? समांतर रेखाएं। लंब रेखाएं दूसरी है लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं किसे कहते हैं? दो रेखाओं में यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वह लंब रेखाएं कहलाती है। जैसे कोई भी एक रेखा है, अगर दूसरी रेखा बिल्कुल इस प्रकार हो कि वो दूसरी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री का, तो ऐसी रेखाएं कहलाती है हमारी लंब रेखाएं। तीसरी है रेखाखंड। रेखाखंड वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाती है। एक रेखा तो हमें पता है रेखा होती है ऐसी, इस प्रकार, मतलब रेखा होती है जिसको दोनों साइड पर हम कितना भी बढ़ाया जा सकता है, वो है रेखा। लेकिन ऐसी रेखा जिसके अंतिम सिरे क्या हो? बिंदु हो, मतलब बिल्कुल लास्ट में क्या होने चाहिए? बिंदु होने चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? कि वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। जैसे कोई वृत्त बना है, इस वृत्त का एक केंद्र होगा और इस वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींचा गया जो रेखाखंड है, ये वाला रेखाखंड, ये कहलाती है तुम्हारी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। चौथा पूछा वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग क्या है भाई? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। मतलब एक चतुर्भुज तो हमें पता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं का, लेकिन ऐसा जिसकी सभी भुजाएं तो आपस में बराबर हो और ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। बहुत पुरानी परिभाषाएं हैं, आई होप तुम्हें ये सब तो याद होगी ही सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या पूछा? तीसरा प्रश्न पूछा है कि दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए होने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान होता है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। अच्छा, हमें इन पर केवल विचार करना है। ये जो नीचे 1 और 2 पॉइंट दिए हैं ना, 1 और 2 पॉइंट दिए हैं, इन पर विचार करना है। विचार करने का मतलब हम इंग्लिश में पैसेज पढ़ते हैं तो बिल्कुल ये समझ लो कि ये जो 2 पॉइंट है ये पैसेज का पैराग्राफ है और हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हमें केवल पढ़ना है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इनके बीच में ए बी सी बिंदु ऐसा होता है जो ए बी के बीच में स्थित होता है। दूसरा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ से पूछे हैं क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है क्या? अपरिभाषित शब्द तो है ना इनमें, हम देखेंगे इनमें से हमें बिंदु की परिभाषा अलग से होती है, हमें पता है रेखा की परिभाषा अलग से होती है। तो अपरिभाषित शब्द हैं क्या? तो इनमें अपरिभाषित शब्द हैं बहुत सारे। ठीक है, और आगे का पूछा क्या यह अभिधारणाएं अविरोधी है? अविरोधी का मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं करती है। तो ये अभिधारणाएं क्या है? अविरोधी है, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन बिल्कुल अलग है और दूसरी कंडीशन बिल्कुल अलग है। दोनों कंडीशन अलग अलग है, इसलिए दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करती है। ठीक है, इतना सा लिखना है बस कि ये अभिधारणाएं अविरोधी है। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है क्या? अब यूक्लिड ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि बिंदुओं के बारे में कि दो बिंदुओं के बीच में एक तीसरा बिंदु हो सकता है या फिर 3 बिंदु ऐसे हो सकते हैं जो एक रेखा पर स्थित न हो। इस बिंदुओं के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इस रेखा के बारे में ज़रूर कहा था। तो ये अभिधारणाएं, दोनों अभिधारणाएं जो प्रश्न में हमें दी है, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त तो नहीं, लेकिन उसके जो अभिधारणा 1 थी उसके बारे में से
अभिधारणा 1 का अनुसरण करती है, क्योंकि अभिधारणा 1 में यूक्लिड ने कहा था कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, और यहाँ पर हमें रेखा का जिक्र मिला है, इसलिए केवल अभिधारणा 1 का अनुसरण करती है, लेकिन ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर में जैसा लिखा है बिल्कुल ऐसा ही आप अपने आंसर में लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया समझना। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक ऐसा बिंदु C स्थित होता है कि AC बराबर हो BC के, मतलब AB रेखाखंड दिया है, इनके बीच में C ऐसी जगह पर है जहाँ से ये AC वाला भाग जो है वो बराबर है इस BC वाले भाग के। ठीक है, मतलब लगभग बीच में होना चाहिए। तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर होना चाहिए 1/2 AB के, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो आकृति तो हमने ऐसी बनाई, ठीक है, कि AB रेखाखंड था, उसके बीच में एक C बिंदु ले लिया जहाँ से AC बराबर हमें दिखना चाहिए BC के, ये बन जाएगा। अब हमें दिया हुआ क्या है, AC बराबर BC, तो और हम बनाना क्या चाहते हैं, बनाना चाहिए को, तो AB पता है, AB कैसे बनेगा, BC दिया है, अगर AC तो हमारे पास है ना, AC जो सिद्ध करना है वो AC तो है हमारे पास, लेकिन BC को हम क्या बनाना चाहते हैं, AB, तो BC AB कब बनेगा, ये BC वाला भाग पूरा इतना बड़ा AB कब बनेगा, जब हम इस BC में क्या जोड़ दें, AC को जोड़ दें, इस वाले भाग को, इन दोनों भाग को जोड़ दें, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, हमारा AB बन जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इधर AC में भी AC जोड़ा और BC बराबर होता है, इसमें हम दोनों साइड ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। साइड पर किसी भी भाग को जोड़ा नहीं जाता, अगर कुछ जोड़ना है या वो दोनों साइड पर किया जाता है। और हमने यूक्लिड के इस अभिग्रहित में भी पढ़ा था कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है, बराबर। तो ये जो बराबर दिए थे इनमें हमने दोनों ओर क्या जोड़ दिया, AC जोड़ दिया। AC और AC तो बना मिलकर के 2AC, और AC और BC मिलकर के बना AB। ठीक है, AC और BC दोनों को अगर मिला दें तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा AB, जो इनके क्या होगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब अगर AC और BC को मिला करके हम AB के ऊपर रखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर आ जाएगा, और इसके ऊपर आने का मतलब होता है वो क्या है, संपाती है। इसलिए हम इसका कारण ये लिख सकते हैं कि AC और BC दोनों के क्या बनता है, AB बनता है। इसलिए AC प्लस BC किसके संपाती होंगे, AB के संपाती। ये दो भाग में ऐसा सोच सकते हो, मल्टीप्लाई वाला इधर आया भाग में। या फिर हमें इसका अभिग्रहित भी पता था कि एक आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर। अगर ये दो चीज़ें बराबर है तो हम इनके आधे करें। आधे करने का मतलब जैसे हमें दिया है 2AC, तो 2AC का आधा हम करें, भाग दें 2 का, आधा करने का मतलब 2 का भाग दिया। इधर भी 2 का भाग दोगे तो इधर कटेगा 2 से 2, तो इधर बचेगा हमारा AC। इधर 2 का भाग दोगे तो इसे हम अलग करके लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो आधे भी बराबर होते हैं, ये भी हमने अभिग्रहित में पढ़ा था, तो वो भी तुम लिख सकते हो। और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। मतलब अगर वो C वहाँ पर स्थित था, C इस AB रेखाखंड में C यहाँ पर था, C यहाँ था, तब वो उसका क्या कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है। तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, अगर जब ऐसा दिया था कि AB रेखाखंड का मध्य बिंदु C है, ऐसा उन्होंने कहा कि जो आंसर आया था हमारा AC बराबर 1/2 AB, ये इसका क्या कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है। तब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका एक मध्य बिंदु नहीं, एक और मध्य बिंदु हो सकता है, चलो उसे मान लिया हमने, क्या, D मान लिया कि C की जगह एक और मध्य बिंदु क्या हो सकता है, D हो सकता है। तो चलो बताओ, अगर जैसे C मध्य बिंदु था तो C को हमने लिख दिया था AC बराबर 1/2 AB। अब अगर D उसका मध्य बिंदु हो जाएगा तो क्या AD बराबर 1/2 AB नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल इसी की तरह तो हमने ये सोचा है कि जब C मध्य बिंदु था तो उसको हमने क्या लिखा, AC बराबर 1/2 AB। AC बराबर, AC था हमारा ये वाला भाग, 1/2 AB के बराबर, मतलब इस पूरे के आधे के बराबर था। ठीक है, तो अब D हमने मध्य बिंदु ले लिया, तो क्या ये AD बराबर इस पूरे AB का आधा नहीं होगा क्या? बिल्कुल उसी की तरह होगा सेम। तो हमने वो यहाँ से लिखा कि माना C और D रेखाखंड AB के 2 मध्य बिंदु हैं, प्रश्न 4 के अनुसार हमें दिया है। तो यहाँ से हमने ये AC बराबर हाफ AB तो निकाल ही लिया था, और इसी प्रकार हम लिया ब्रेक भी। अब इधर बताओ, 1/2 AB इधर भी है, 1/2 AB इधर भी है। जब इधर वाले भाग LHS वाले भाग बराबर हैं, RHS वाले भाग बराबर हैं,
तो इधर वाले भाग LHS वाले भाग भी तो बराबर होंगे ना, AC बराबर AD भी होगा, इसलिए AC बराबर क्या लिख दिया, AD लिख दिया। और ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसका अभिग्रहित भी पता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती है। AC भी हाफ AB के बराबर था, AD भी हाफ AB के बराबर था, इसलिए AC बराबर क्या होगा, AD होगा। अब एक बात बताओ, AC और AD की लंबाई अगर बराबर है तो वो दोनों बिंदु एक ही तो जगह होंगे ना। जैसे AC यहाँ C और यहाँ D है, ठीक है। AC और AD की लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई अगर बराबर है तो दोनों की लंबाई तो सेम ही तो होगी ना। ऐसा ही तो कुछ कहा है ना वहाँ, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है, AD 2 सेंटीमीटर की है, तो AC भी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। अब अगर 2 सेंटीमीटर ही लंबाई है तो एक ही जगह पर C भी होगा और उसी जगह पर क्या होगा, D भी होगा। अब एक ही जगह पर होने का मतलब उसे कहते क्या है, हम समपाती कहते हैं कि, परंतु यह तभी संभव है जब C और D क्या हो, समपाती हो। अतः C एक अद्वितीय मध्य बिंदु होगा, मतलब उस रेखा का केवल और केवल कितने मध्य बिंदु होंगे, एक ही मध्य बिंदु होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही बार में हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ क्या है, आकृति में यह आकृति दे रखी है, पर हमें दिया है AC बराबर BD है, AC बराबर BD है। AC यहाँ से लेकर के यहाँ तक AC बराबर है BD, इसके बराबर यह हमें दिया है। तो सिद्ध करना है AB बराबर CD के। ये छोटा वाला जो भाग है ये AB दिया है ना, AB बराबर होना चाहिए CD के, ये बराबर हमें सिद्ध करना है। अब हमें दिख रहा है ना साफ साफ, इस AC वाले में यहाँ वाला भाग घटा तो ये AB बच जाएगा, इधर वाले BD वाले भाग में से ये वाला भाग हटा दूँ बच जाएगा। तो हमने ABC घटाया, हमने BC घटाया, क्योंकि हमें बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो पूर्ण भी क्या होता है, दोनों और BC पर AB बचा CD। बहुत ही आसान प्रश्न थे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, अंतिम प्रश्न तुम देख करके लिख सकते हो, और ये हमें पता भी है कि यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। अब सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, क्योंकि हमें पता है अभिग्रहित जो होते हैं वो विश्व की सभी वस्तुओं के लिए लागू होते हैं, इसलिए वह क्या है, सर्वव्यापी सत्य है। सर्वव्यापी का मतलब होता है सभी में व्याप्त हो, सभी के लिए लग जाए, वही सर्वव्यापी है। और हमें पता है अभिग्रहित 5 क्या है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, तो आज हम करते हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1 जो यूक्लिड की अभिधारणाएं या अभिग्रहित जो हैं उन सब के बारे में। सबसे पहले ये एक्सरसाइज 5.1 तुम्हें करने से पहले इस यूक्लिड ने जो बुक में तुम्हें इसकी अभिधारणाएं या अभिग्रहित, इसने 7 अभिग्रहित दिए थे और 5